सभी को राधे राधे और उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे फिर से बिहार एक परिचय ऑब्जेक्टिव बुक का नए सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आज का मुख्य विषय रहेगा आपका मौर्यकालीन इतिहास। मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। इसमें कुल 56 प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन इतिहास। मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन कौन सा आपको पहचान करना है। पहला कथन आपका है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 300 ईस्वी पूर्व किया। बिल्कुल सही। यह कथन बिल्कुल ही सही है। 320 ईसा पूर्व हुआ था मौर्य साम्राज्य का गठन। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका मौर्य साम्राज्य की आरंभिक राजधानी राजगिरी थी और बाद में पाटलिपुत्र बनाए गए। यह कथन बिल्कुल ही गलत है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी सिर्फ पाटलिपुत्र में ही था। ठीक ना। यह कथन आपका बिल्कुल ही गलत है। यह कथन गलत हो गया। गलत ही आपसे चुना जाना था। नेक्स्ट सी बोल रहा है चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त ने मगध की सत्ता प्राप्त। यह भी कथन क्या बिल्कुल ही कथन आपका सही है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। यह भी बिल्कुल सही है। यानी ए सही है, सी सही है और डी सही है। गलत कथन आपसे हो गया सिर्फ बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी सिर्फ पाटलिपुत्र था। आपको ध्यान रखना मौर्य साम्राज्य की राजधानी सिर्फ पाटलिपुत्र ही था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में किया गया। किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 3 नंबर। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 4 नंबर। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ। तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र जो आगमन हुआ था 315 बीसी में। 315 बीसी में। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। यानी मेगास्थनीज को किसने भेजा था। तो सही आंसर देगा सेल्यूकस ने। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। किस शासक के शासनकाल समय मगध पर 12 वर्षों का विष्णु काल पड़ा। सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या पड़ा पाटलिपुत्र में 12 वर्षों का काल पड़ा था। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता किस कारण से। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यूनानियों को भगाया था इसने। यूनानियों को हराया था इस कारण से इसको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 8 नंबर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किसमें उपलब्ध है। तो सभी को आपको भली भांति पता होगा इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते 9 नंबर।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? किस राजवंश ने शासन किया था? सही आंसर हो जाएगा नंद वंश के बाद मौर्य ने शासन किया था, मौर्य। 10 नंबर प्रश्न चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज पुस्तक का नाम आपका हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रांत यात्रांत में मिलता है? यात्री वृत्तांत में मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र के शासन से संबंधित जानकारी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते 12 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य शासक जो बना, बिंदुसार बना, बिंदुसार। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगली वत्स रहता था? पिंगली वत्स किसके दरबार में रहता था? सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में पिंगली वत्स रहता था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पिंगली वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा, कि वह महान राजा बनेगा। तो हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर पे। अशोक द्वारा अपने साथ मंत्री मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा अपने प्रेषकों से मैत्रीपूर्ण संबंध किस किस अभिलेख से मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 से। शिलालेख 13 में यह दर्शाया गया है कि अशोक का जो संबंध था अपने पड़ोसी के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण था। चलते प्रश्न नंबर 15 पे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था सम्राट अशोक के समय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किया था मोंगली पुत्र तिस्य ने किया था। चलते प्रश्न नंबर 17 पे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर चलते 18 पे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था 251 बीसी में हुआ था, या फिर 250 कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं आपको 251 में मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य शासक सम्राट अशोक था। 20 नंबर। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया? तो सम्राट अशोक का हृदय जो परिवर्तन हुआ था कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध में खून खराबा देखकर क्या हुआ? सम्राट अशोक का हृदय बहुत पिघल गया। यहाँ यह पिघल गया था जिस कारण से इसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते प्रश्न नंबर 21 पे। अशोक का धर्म था, तो अशोक का धर्म हो जाएगा नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र की धरती से पूरे देश दुनिया को शांति, अहिंसा, युद्ध नहीं करने और अनुशासन, नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जो अपने आप में क्या अनोखा है। चलते प्रश्न नंबर 22 पे। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित था। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका बोध गया की यात्रा किया था, बोध गया का। प्रश्न नंबर 24 में आते हैं। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था? नहीं, बोध गया की यात्रा सम्राट अशोक किस वर्ष किया था? अपने राज्याभिषेक के बाद। सही आंसर हो जाएगा 10वें वर्ष। बोध गया की यात्रा भगवान बुद्ध
जहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसकी यात्रा 10वें वर्ष किया था। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था? अशोक के स्तंभ लेख जो प्राप्त हुआ है चंपारण से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ नहीं है, इन बिहार में कहां से अशोक स्तंभ प्राप्त नहीं हुआ है? कौन सा अशोक स्तंभ? तो सही आंसर जाएगा रोमनदेही अशोक स्तंभ आपको बिहार में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते 27 नंबर, अशोक अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राच्य प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। चलते प्रश्न नंबर 28 पे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कृपया कर दीजिए। 28वां प्रश्न आपका है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ है लकड़ी से बना हुआ है। यह प्रश्न आपको कुम्भरार में, जैसे यह जो महल है पाटलिपुत्र कभी जाइएगा पटना तो वहां यह महल अभी भी इसका अवशेष मिलता है। चलते प्रश्न नंबर 29 पे। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ स्थित है? कुम्भरार पटना में स्थित, कुम्भरार पटना में। नेक्स्ट प्रश्न इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कुम्भरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। चलते हम लोग प्रश्न नंबर 30 पे। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो मूसा का और ना ही बेतना कर सकता है? तो 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एरियन ने कहा है। एरियन नामक यात्री ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था उसका मुकाबला ना ही सूसा और ना ही बेतना कर सकता है, इतना आलीशान इसका भव्य महल था। चलते 31वें प्रश्न पे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानवकृत नहीं वरन देवताओं द्वारा निर्मित है? तो यह कथन जो कहा है फाहियान ने कहा है। देखिए इस रीजन क्या है कि चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद था इतना भव्य और आलीशान बनाया गया था, तो इसे उसको लगा कि ऐसा कोई मानव बना ही नहीं सकता, जिस कारण से राजप्रसाद के बारे में ऐसा स्टेटमेंट या कथन दिया है। चलते प्रश्न नंबर 32 पे। किस शासक ने जहानाबाद के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया था। चलते प्रश्न इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये 4 गुफा थे इसमें, यानी ये जो आप देख रहे हैं बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा बना था, ठीक ना। पहला है सुदामा, दूसरा विश्व झोपड़ी, तीसरा चौपार और चौथा कर्ण था, ठीक ना। इस तरह से हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर अब 33 पे। जहानाबाद के समीप नागा अर्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर आपका हो जाएगा दशरथ ने। दशरथ ने गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। यह राम जी के पिता मत समझिएगा, यह सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित दशरथ थे। एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दशरथ अशोक का पुत्र था। दशरथ कौन था? अशोक का पुत्र था। इसने नागा अर्जुन की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफा का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपिका, बदथी, वापिया गुफा सम्मिलित है। चलते प्रश्न नंबर 34 पे। मौर्यकालीन चमार ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन चमार ग्राहिणी कहां से प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा आपको दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है यक्षिणी की मूर्ति। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसे स्त्री रत्न नाम दिया गया, यानी यक्षिणी को क्या कहा? स्त्री रत्न कहा गया है।
चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? जैन तीर्थंकर का प्राप्त हुआ मूर्ति किस कहाँ से? तो सही आंसर हो जाएगा लोहानीपुर पटना से। लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुआ है। चलते प्रश्न नंबर 36 पे। पाटलिपुत्र के नगर निगम पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किस किया है? तो पाटलिपुत्र के नगर निर्माण का जो वर्णन किया है मेगास्थनीज ने किया, मेगास्थनीज नामक यात्री ने। चलते प्रश्न नंबर 37 पे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। प्रश्न नंबर चलते हैं 38 पे। अशोक के शासन काल में बौद्ध विद्वान सभा किस नगर में आयोजित की थी? तो बौद्ध सम्राट अशोक के समय बौद्ध सभा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलते प्रश्न नंबर 39 पे। किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टोलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था? सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथा या पाटलिपुत्र नामक उपनाम धारण किया था? सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रेबो के अनुसार, एस्ट्रेबो के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपका 41 नंबर। यूनानी दूत डिमोफिलकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध मगध का सम्राट बताया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ लेख में भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने क्या कहा था? स्वयं को मगध मगध का सम्राट बताया है। चलते प्रश्न नंबर 43 पे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? बराबर की गुफा का जो प्रयोग हुआ था आश्रय गृह के रूप में जीवकों के लिए, जीवकों के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर चलते 44 पे। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों का सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों के 6 समिति में संगठित थी। यह कथन किसका था? यह जो कथन आपका है मेगास्थनीज ने ही कहा था। तो यह कथन किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा अपनी पुस्तक इंडिका में। प्रश्न नंबर चलते 46। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही था? मौर्य प्रशासन के संबंध में सब यहाँ यह केंद्रीयकृत था, बिल्कुल सही है। मौर्य प्रशासन केंद्रीयकृत था। करों का बोझ अधिक था, बिल्कुल टैक्स अधिक लेता था। प्रशासन तंत्र कठोर था, बिल्कुल प्रशासन तंत्र क्या था? कठोर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी के सभी क्या सही है। चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पे। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना अशोक का संबंध कौन सा कथन अशोक के लिए सही है। सही आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सभी कथन क्या है? सही है। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, बिल्कुल लास्ट में धर्म विजय नीति अपना लिया। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किया, यह भी कथन बिल्कुल सही है। विदेशों से भी क्या उसका संबंध था। उसने प्रजाहित और धन और कल्याण के उपाय के बिल्कुल ही किया था। सभी सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 48। देवनाम प्रिया के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? देवनाम प्रिया से सम्राट अशोक ने खुद को क्या किया? संबोधित किया है। चलते प्रश्न नंबर 49 में। धम्म महामात के कार्य, धम्म महामात का क्या कार्य था? धम्म महामात जो कार्य था धम्म नीति का क्रियान्वयन करना, बिल्कुल ही सही, पहला भी सही है। लोगों के बीच दान वितरण करना, यह भी सही है। इस जन कल्याण करने ने सभी सभी ऑप्शन क्या है? सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर।
हाफ सेंचुरी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जु के कार्य थे। मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जु का क्या काम था? रज्जु का कार्य न्यायिक था, बिल्कुल सही है। ग्रामीण प्रशासन था, बिल्कुल सही है। राजस्व विभाग था, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते 51 नंबर। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य, पाणिनि या उपावर्ष? तो सही आंसर जो होगा तीनों का आंसर, तीनों सही, तीनों तीनों विद्वान जो है नाम आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 3। चलते प्रश्न नंबर 52 पे। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य सुंदर जो उदाहरण मिलता है पाटलिपुत्र स्थित प्रसाद कक्ष से, बिल्कुल यह भी बहुत सुंदर उदाहरण है। दीदारगंज का यक्ष मूर्ति, यह भी क्या बिल्कुल ही सही है। राजगीर की सोना भंडार गुफा और फिर है बराबर की गुफा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3। बराबर की गुफा भी क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है, लेकिन राजगीर का सोना भंडार गुफा नहीं है। चलते प्रश्न नंबर 53 पे। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलता है। तो अशोक की धम्म नीति की जानकारी जो मिलता है द्वितीय स्तंभ लेख से भी मिलता है, सातवें शिलालेख से मिलता है और द्वादश शिलालेख से भी मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 54 नंबर है। अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? देखिए, दान अलग चीज होता है और धर्म दान अलग चीज होता है। ये अशोक के अपने किस स्तंभ में समझा? सही आंसर है 9वें शिलालेख में समझाया है। प्रश्न नंबर चलते हैं 55 पे। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण सम्मिलित नहीं? तो मौर्य प्रशासन के पतन में आर्थिक संकट का रीजन बिल्कुल ही गलत। आर्थिक संकट था नहीं मौर्य प्रशासन में। उपजाऊ जब मिट्टी थी और टैक्स वसूलते थे। चलते प्रश्न नंबर 56 पे। आज का आपका लास्ट प्रश्न है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन प्रबंध 6 समिति के माध्यम से होती थी। इन समितियों और उसके कार्य को सम्मिलित करना है। इनका जो कार्य था, पहली समिति का क्या कार्य था, दूसरी समिति का क्या कार्य था, तीसरी का क्या था, चौथी का क्या था? तो देखिए, पहला क्या, पहली समिति का कार्य था उद्योग और शिल्प का निरीक्षण करना। पहली समिति का कार्य था उद्योग और शिल्प का निरीक्षण करना। तो पहला हो जाएगा 1 का 2। दूसरा आपका है दूसरी समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना, विदेशी की देखरेख करना। तीसरी समिति का कार्य था जन्म मरण का ब्यौरा रखना, बिल्कुल सही है। चौथी का कार्य था व्यापार वाणिज्य की देखरेख करना। चौथा डी का 4 हो जाएगा आंसर। इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। खोल दें। चलिए, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मौर्य